नमस्कार सभी को। आज हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। वे जीव जिन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते हैं उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो संसार में लगभग सभी जगह पर उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीवों के उदाहरणों में जीवाणु, रोगाणु, कवक, शैवाल आदि आते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को अंग्रेजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसमें माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म और ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है जीव, यानी कि सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए शत्रु भी हैं और हमारे लिए मित्र भी हैं, यानी कि हमें फायदा भी पहुंचाते हैं और हमें हानि भी पहुंचाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों को उनके विशेष गुणों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग हैं या वर्ग हैं: जीवाणु या बैक्टीरिया, कवक या फंजाई, प्रोटोजोआ, शैवाल या एल्गी। इनके अलावा वायरस या विषाणु जो होते हैं वो भी सूक्ष्म जीव होते हैं। सर्वप्रथम हम जीवाणु की बात करते हैं। ये कुछ जीवाणुओं के उदाहरण हैं, उनके चित्र हैं। जीवाणु जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव का एक वर्ग है। जीवाणु जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। विषाणु विषाणुओं को सजीवों और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी कहते हैं। ये भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। जब ये बाह्य वातावरण में पड़े रहते हैं तो ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, यानी कि निर्जीवों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और जब ये किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये भी सजीवों के समान अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों के अगले उदाहरण हैं शैवाल। शैवाल जो हैं वो एक प्रकार के सूक्ष्म पादप होते हैं। ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, और ये यूकेरियोटिक जीव होते हैं। शैवालों के कुछ उदाहरण हैं क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा आदि। अगले सूक्ष्म जीव हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूकेरियोटिक जीव होते हैं। इनमें आते हैं अमीबा और पैरामीशियम। इसके बाद में सूक्ष्म जीवों का जो अगला वर्ग है वो है कवक। कवक जो होते हैं ये भी एक प्रकार के पादप होते हैं। ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं और यूकेरियोटिक जीव होते हैं। और कवक जो होते हैं उनके कुछ उदाहरण हैं राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस आदि। और कवक का एक और उदाहरण है यीस्ट, जो कि एक कोशिकीय होते हैं। कवक जो होते हैं वो मृतजीवी होते हैं, यानी कि मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव जो हैं वो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं, जैसे शैवाल, कवक। सूक्ष्म जीव बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ये मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु जो होते हैं वो समूह में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का महत्व। अब हम सूक्ष्म जीवों के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, यानी कि उद्योगों में उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक अम्ल के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जो गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट, ये यीस्ट जो हैं ये एक कोशिकीय कवक होते हैं, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, और इनका उद्योगों में काफ़ी उपयोग किया जाता है। यीस्ट जो होते हैं वो प्राकृतिक शर्करा को अल्कोहल एवं शराब में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। यीस्ट जो होते हैं वो औद्योगिक रूप से
किण्वन की क्रिया के द्वारा अल्कोहल और शराब का उत्पादन करने में सहायता करते हैं। किण्वन जो होती है वो एक प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित कर दी जाती है, तोड़ दी जाती है। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि किण्वन की क्रिया बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकती है। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण किया जाता है। और किण्वन जो है, किण्वन की जो क्रिया है, इसकी खोज जो है, इसका आविष्कार जो है वो लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। सूक्ष्म जीवों के अन्य महत्व में दही का बनना। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है वो प्रमुख हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होते हैं वो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों के अगले महत्व में आता है बेकरी उद्योग। बेकरी उद्योग में मुख्य रूप से जो यीस्ट सूक्ष्म जीव जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। यीस्ट जो होते हैं, जैसे कि पहले बताया गया था, एक कोशिकीय कवक होते हैं, यूकेरियोटिक जीव होते हैं। और ये जो होते हैं वो बेकरी उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री, केक, बिस्किट, पाव आदि बनाने में सहायता करते हैं। यीस्ट को जब मैदे में मिलाकर रख दिया जाता है तो यीस्ट जो होते हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं और श्वसन के दौरान यीस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये बुलबुलों के रूप में मैदे के पाउडर से बाहर की ओर निकलती है, जिससे मैदे का जो पाउडर होता है उसमें फुलावट आ जाती है, उसमें खमीर उत्पन्न हो जाती है और जिसकी सहायता से ब्रेड, पेस्ट्री, केक आदि का निर्माण होता है। पर्यावरण का शुद्धिकरण। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो पर्यावरण का शोधन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मृत जीव जंतुओं तथा पादपों को विघटित कर देते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं और विघटित करके उन्हें साधारण पदार्थ में बदल देते हैं। साधारण रूप में परिवर्तित ये पदार्थ बाद में जंतुओं और पौधों के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर लिए जाते हैं। सूक्ष्म जीव चूंकि प्राकृतिक रूप से अपघटनकारी होते हैं, विघटनकारी होते हैं, यही कारण है कि मृत जीव तथा पौधे जो होते हैं वो धीरे धीरे कुछ समय बाद मिट्टी में विलुप्त हो जाते हैं। इन मृत जीवों के विघटित होकर विलुप्त होने से पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। अतः सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो पर्यावरण का शोधन करते हैं और हमारी सहायता करते हैं। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मिट्टी और जो भूमि जो होती है उसके उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में सहायता करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जीवाणु और कुछ शैवाल। कुछ जीवाणु तथा शैवाल जो होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो नाइट्रोजन को वायुमंडल से अवशोषित कर उन्हें मिट्टी में घुलनशील रूप में उपलब्ध करा देते हैं। घुलनशील रूप जो है वो होता है नाइट्रेट। यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कुछ जीवाणु और कुछ नील हरित शैवाल जो होते हैं वो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस जो होती है उसको अवशोषित करते हैं और उसे नाइट्रेट में बदल देते हैं। ये नाइट्रेट जो होती है वो पौधों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और पौधे उसका उपयोग कर लेते हैं। पौधे मिट्टी के इस नाइट्रोजन का अवशोषण कर पोषक तत्वों का संश्लेषण करते हैं। इस तरह मिट्टी में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा मिट्टी में उर्वरता में वृद्धि होती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन उपलब्ध कराने की इस प्रक्रिया को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं और सूक्ष्म जीवों को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके उदाहरण हैं। जीवाणु का अगर उदाहरण लें तो उनमें आते हैं नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर
जीवाणु, और इसके अलावा राइजोबियम जीवाणु। और अगर हम नील हरित शैवाल की बात करें तो नील हरित शैवाल के जो चित्र हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो नील हरित शैवाल हैं, उनके चित्र जो हैं ये हमें यहाँ दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि में भी सहायता प्रदान करते हैं। प्रतिजैविक पदार्थ, सूक्ष्म जीवों के द्वारा स्रावित वे रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं या दूसरे सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, मार देते हैं, उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविक का अंग्रेजी शब्द है एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब होता है विरुद्ध और बायो का अर्थ होता है जीवन, जिसका अर्थ है जीवन के विरुद्ध। यानी कि प्रतिजैविक जो हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न किए गए वे पदार्थ हैं जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं या दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक तरह के प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक का उत्पादन हो रहा है। इन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक को विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा संवर्धन करके बनाया जाता है। इनके कुछ उदाहरण हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। प्रतिजैविक पदार्थों के निर्माण में, एंटीबायोटिक के निर्माण में मुख्य रूप से जीवाणुओं का और कुछ जो कवक होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक से एक प्रतिजैविक पदार्थ का निर्माण किया था जिसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो थी वो सर्वप्रथम निर्मित प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक थी। वैक्सीन या टीका, जब कभी रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनके खिलाफ हमारे शरीर में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज निर्मित होते हैं जो बाहर से आए रोग कारक सूक्ष्म जीवों से लड़कर हमारे शरीर को बीमारी से बचाते हैं। प्रतिरक्षी जो होते हैं इन्हें इंग्लिश में एंटीबॉडीज कहा जाता है। आपने बचपन में इस प्रकार से लिक्विड के रूप में दवाई पी होगी और इस प्रकार के जो हैं वो टीके जो हैं वो भी आपके लगे होंगे। और इनका उपयोग क्या था? इनका उपयोग था आपके शरीर में विभिन्न रोगों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। ये जो टीके थे, ये जो इंजेक्शन थे और ये जो ड्रॉप वाली जो दवाई थी, ये वास्तव में वैक्सीन या टीके थे जो कि विभिन्न रोगों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए आपको पिलाई गई थी या आपको इंजेक्शन के रूप में लगाई गई थी। अब वास्तव में वैक्सीन क्या होते हैं, टीके क्या होते हैं और ये किस प्रकार से हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, इसको हम समझते हैं। वैक्सीन या टीका जो होता है वो क्या होता है, ये हम समझते हैं कि जब कभी हमारे शरीर में कोई रोगाणु या कीटाणु जो हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो उनसे लड़ती है, उनको नष्ट करने का प्रयास करती है और उनके खिलाफ जो है वो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। और ये प्रतिरक्षी जो होते हैं वो उन रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। और एक बार किसी रोग विशेष के प्रति जब रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं तो वो जो रोगाणु जो होते हैं उनके खिलाफ जो प्रतिरक्षी जो होते हैं वो हमारे शरीर में संग्रहित रहते हैं। इसके अलावा उस रोग के प्रति हमारे शरीर में जो है वो स्मृति कोशिकाएं या मेमोरी कोशिकाएं जो होती है वो भी उत्पन्न हो जाती है। अब वैक्सीन या टीका क्या होता है? वैक्सीन या टीका जो होता है वो वास्तव में क्या होता है कि कोई भी रोग है, चाहे वो क्षय रोग हो, टीबी रोग हो, डिप्थीरिया हो, पर्टूसिस हो, टिटनेस हो या पोलियो हो, तो उनके जो रोग कारक जो रोगाणु हैं, चाहे वो विषाणु हो चाहे जीवाणु हो, उनका उपयोग किया जाता है। उन्हें विभिन्न रासायनिक पदार्थों की सहायता से, विभिन्न भौतिक प्रक्रमों की सहायता से उन्हें या तो मार दिया जाता है या उन्हें नष्ट कर दिया जाता है या फिर उनको इतना निर्बल कर दिया जाता है कि वो रोग उत्पन्न करने की उनमें क्षमता नहीं रहती है। तो रोगाणुओं को विभिन्न रासायनिक प्रक्रमों और विभिन्न भौतिक प्रक्रमों की सहायता से
मृत कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है और निर्बल कर दिया जाता है। उससे फिर वैक्सीन का निर्माण किया जाता है, टीके का निर्माण किया जाता है। फिर वो वैक्सीन या टीका जो होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। जब वैक्सीन या टीके के साथ में उस रोग से संबंधित रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो उनके खिलाफ लड़ती है और उनके खिलाफ प्रतिरक्षी का निर्माण कर लेती है। क्योंकि ये मृत होते हैं, निर्बल होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, तो इनकी वजह से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होता। लेकिन इनके लिए, इन रोग विशेष के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षी बन जाते हैं और स्मृति कोशिकाएं बन जाती हैं। अब इससे क्या होता है, हमारे शरीर में उस रोग के प्रति इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। जब भविष्य में हमारे शरीर में वास्तव में उसी रोग के सक्रिय और बलकारक जो कीटाणु होते हैं या रोगाणु जो होते हैं वो हमारे शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में पूर्व में बनी, टीकाकरण के दौरान जो बनी हुई प्रतिरक्षी है या जो स्मृति कोशिकाएं जो होती हैं, उन्हें पता होता है कि इन रोगाणुओं को कैसे नष्ट करना है, इन कीटाणुओं को कैसे नष्ट करना है। तो जब रोगाणु या कीटाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उनसे लड़ती है और आसानी से उन्हें नष्ट कर देती है, उन्हें मार देती है और उसकी वजह से हमारे शरीर में वह रोग उत्पन्न नहीं होता। तो ये जो होता है ये वैक्सीन या टीके का कंसेप्ट होता है और ये वैक्सीन और टीके जो होते हैं वो हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, विभिन्न रोगों से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया और उनके महत्व के बारे में अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।